वो ये शिंदे सेना में उसका प्रवेश हो रहा है साहब, और आप इसको टिकट दे रहे हैं। तो हमको तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि एमआईएम के लिए 15 साल से जो 12 साल से काम कर रहे हैं, उनको हट के आप जो है तो शिंदे सेना में आज भी है वो, आज भी उनका अगर आप जाकर देखेंगे तो पीछे किशन चंद तनवानी का उनके फोटो लगा हुआ है उनके आईडी के ऊपर। असं सुद्धा ऐकायला मिळालं की ते कदीर मौलानांच्या मुलाला इथे उमेदवारी देण्यात आली एमआयएम कडून, आणि काही वर्षांपूर्वी कदीर मौलाना आणि एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांमधला राडा संभाजीनगरमध्ये झालेला होता। हे कसं काय घडलं इथे? अरे साहब, मैं आपको वही बताना चाह रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन आपने नाम ले लिए। अब वो जो है 2019 के अंदर मेरा विधानसभा का जब इलेक्शन था, तो वो इलेक्शन के अंदर जो है तो ये झगड़ा हुआ था, और आज 6 साल से मेरे ऊपर जो है तो केस चल रहा है, केस चल रहा है। आज भी वो केस ख़त्म नहीं हुआ। 307 लगाने की जो है तो मेरे ऊपर कोशिश की गई थी, और वो कभी उसके बाद में वो लोग कभी पार्टी के कोई स्टेज पे भी नहीं आए, ना इम्तियाज़ जलील साहब के आमदार और खासदार में भी नहीं आए, लेकिन उनको टिकट दिया गया। मेरा ऑब्जेक्शन वही था कि भाई उनको पार्टी में आप लीजिए, ठीक है, वो भी अच्छा बच्चा है मेरा, हमारे भी जो होगा वो होगा, पहले पार्टी में आप उनको प्रवेश करवाइए। आप जो है तो उनको बोलिए कि पार्टी की विचारधारा से 5 साल काम कीजिए। आप प्रवेश का उनका सवाल ही नहीं पता होता, पार्टी में आई नहीं हो, कभी भी नहीं आए, उसके पहले उधर का उधर टिकट चला गया उनका। ब्रॉट टू यू बाय पालवी ॲग्रिको। आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर। बीजेपी बद्दल आपण चर्चा करूयात, पण एमआयएम मध्ये काय राडे काय झाले आहेत? फोटो फाडणं, फोटोवर लाथा घालणं, काय सुरू आहे इकडे नेमकं? देखिए, ये इसलिए आक्रोश जो हमारा गुस्सा फूटा ना उस दिन के दिन, तो हम समझ रहे थे कि जैसी जैसी लिस्टें आ रही है, कभी 1, 2, 5, 7, फाइनल लिस्ट आने तक ऐसा हमको पता चला कि 90% जो है रनिंग कॉरपोरेटर्स जो थे उनके सारों के टिकट हटा दिए गए, और कुछ लोग जो पार्टी में न जिनका प्रवेश हुआ, न पार्टी की विचारधारा से जुड़े, न पार्टी का कभी स्टेज शेयर किए, न पार्टी के बारे में कभी अच्छा बोले, हमको अचानक पता चला कि वो लोगों को टिकट जो है तो इशू कर दिए गए। तो वहीं हमको ये समझ में आया कि आज ये टिकट का जो वाटअप हुआ ये बहुत गलत तरीके से हुआ, और हम लगातार पिछले 12 साल से जो है तो लोगों के बीच में जो है तो इसीलिए काम कर रहे हैं कि टिकट नासिर सिद्दीकी ने तो मांगा नहीं था, क्योंकि नासिर सिद्दीकी ने 2 बार जो है तो आमदार का विधानसभा इलेक्शन लड़ा। एक टाइम 70,000 के करीब, एक टाइम 80,000 के करीब मिले वोट मुझे। मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ यहाँ के लोग। मेरा ये मकसद था कि मैं इस इलेक्शन से दूर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग कैसे चुनकर लेकर आ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगातार फोकस कर रहे थे, और 12 साल से लगातार हम ग्राउंड के ऊपर लोगों के बीच में काम कर रहे थे। और ये हमको यकीन हो गया था इलेक्शन से कुछ दिन पहले कि हम लोग यहाँ पर 30 से ऊपर जो है तो सीटें लेके जाने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सीटें डिक्लेयर हुई और जैसे जैसे चेहरे सामने आए, तो यकीन जानिए हमको बड़ी एक दुख हुआ कि ये इम्तियाज़ जलील साहब ने ये क्यों किया ऐसा। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये अकेले उनका डिसीजन नहीं था, उनके साथ में उनके पुत्र थे जो उन्होंने डिसीजन लिया। तो ये जो है तो कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है, और जो है तो हमने उस दिन उनका विरोध किया, और विरोध में ये खुला कहा कि ये जो टिकट बटे हैं ये गलत तरीके से बटे हैं सब। मला सांगा, जर तिकीट वाटपामध्ये असं काय होत नाही की एकाच व्यक्ती सांगतोय मग तिकीट दिले जातात, बैठका होतात कुठल्याही पक्षामध्ये, एसओपी असते की नेते येतात, बैठका होतात, चर्चा होते, नावावरती चर्चा होते, आणि सगळ्यांच्या संमतीनंतर तिकिटाचं वितरण होतं। बैठका झाल्या असतील, तुम्हाला बोलवलं गेलं होतं का? ज्या पद्धतीने कार्यकर्ते रस्त्यावरती येऊन आक्रोश व्यक्त करत होते, तुम्हाला कल्पना होती का काय होणार आहे? बैठकामध्ये बोलवलं गेलं होतं का तुम्हाला? देखिए, जैसा इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद में जैसा आपने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक विचार करती है, कमेटी बनाती है, कमेटी के अंदर जो है तो उसके बाद में इच्छुकों के फॉर्म दिए जाते हैं, इच्छुक के फॉर्म आते हैं, उसके नाम ब नाम जो है तो उसके ऊपर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद में मेरिट लिस्ट के ऊपर जो है तो उनको सॉर्ट आउट करके जो है तो टिकट दिया जाता है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको ये भी नहीं बताया गया कि कितने उम्मीदवार कहाँ से आए हैं, हमको भी लाइन में खड़ा किया गया था। हमको मतलब मैं तो नहीं था उसके अंदर, जो सीनियर कॉरपोरेटर्स हैं उनको भी लाइन में खड़ा किया गया, उनको भी ऐसा भीख जैसा मांगते हैं वैसे टिकट मंगवाया गया। जबकि उनके वार्ड के उन्होंने काम, जब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो इंटरव्यू लेके रखे थे उनका, तो उन्होंने जो है तो महानगर पालिका से पहले अपना काम का जो है तो पूरा ब्यौरा निकाला,
एक माहिती के अधिकार दिया कि मेरे वार्ड में कितने काम हुए। तो एक ज़मीर अहमद कादरी बोल के हमारा विरोधी पक्ष नेता भी रहा, 24 करोड़ के काम उसने जो है तो उसके पीरियड के अंदर इम्तियाज जलील साहब के टेबल पे रखा था कि मैंने 24 करोड़ के वार्ड के काम किया, वो ज़मीर अहमद का भी काट दिया गया। उसके बाद हमने देखा एक शेख अहमद हमारे पास का जो नगर सेवक थे, ज़मीर अहमद कादरी का जो है तो आरिफ कॉलोनी अभी जो 5 नंबर का प्रभाग है, आज 5 नंबर प्रभाग में हमारे पास में और दूसरे पार्टी के 2 मजबूत थे, आज वो लोग कांग्रेस से खड़े हो गए। 5 नंबर के प्रभाग में आज जो तो हमको फाइट करना पड़ रहा है, जबकि वन साइड था वो। ये इनकी गलत नीतियों की वजह से हुआ। हमको दुख इस बात का है कि भाई हमारी पार्टी जहां आज 1 नंबर पे जाने वाली थी, आज कहीं ना कहीं हमको ये बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे ही लोग हमारे सामने खड़े हो गए। उनका भी ये बोलना है कि भाई हमारी कोई 400-500 साल की उम्र नहीं है कि जो आप हमारे को ये बार भी नहीं देंगे, वो बार भी नहीं देंगे, हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा चला जाएगा और हम इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। आप जो है तो पार्टी से जो लोग अच्छे से जुड़े हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। महाराष्ट्राला माहिती आहे की तुम्ही इम्तियाज जलील यांचे खंदे कार्यकर्ते आहात। औरंगाबाद सेंट्रलमधून तुम्ही 2दा विधानसभा लढवलीत, मोठ्या प्रमाणात मतं पण घेतली। त्या व्हिडिओमध्ये मी बघितलं तुम्ही इम्तियाज जलील यांना आवाहन करत होतात की परत जर तुम्ही संभाजीमध्ये दिसायचं नाही, काय औरंगाबाद में दिखना नाही फिरसे, अशा प्रकारचं तुमचं वक्तव्य होतं। इतका संताप तुमच्या नेत्यावरती होणं काय इमोशनल पर्यंत गेलंय, फार आता वैयक्तिक पातळीवरती लढाई आली आहे? देखिए, मेरे को जो पब्लिक से जो व्यूज़ आ रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद का हर नागरिक जो है तो इनके ऊपर गुस्से में है, क्योंकि इन्होंने पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को लाया जो मैं बता रहा हूँ आपको पार्टी से उनका लेना देना ही नहीं है। और एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, 5 नंबर प्रभाग की ही, वो SC सीट रिजर्व है, वो SC सीट रिजर्व है। वहाँ पे हमारे 3 दावेदार थे, एक विकास एड़के, उसके बाद में कुणाल खरात और एक अंकिता गझास। ये तीनों हमारे साथ लगातार जो है तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि विकास एड़के और वो दूसरा हमारा कुणाल खरात मेरे साथ में बिहार में प्रचार किए, दिल्ली में प्रचार किए MIM के लिए, मतलब बहुत हार्ड कार्यकर्ता है। हमने बाद में देखा कि मेरे पास एक वीडियो है, जो आदमी शिंदे सेना के अंदर प्रवेश करता है और उसका इधर से कोई विचारधारा से लेना ना देना है, आप उसको जो है तो ये शिंदे सेना में उसका प्रवेश हो रहा है साहब, और आप इसको टिकट दे रहे हैं। तो हमको तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि MIM के लिए 15 साल से जो 12 साल से काम कर रहे हैं, उनको हट के आप जो है तो शिंदे सेना में आज भी है वो, आज भी उनका अगर आप जाकर देखेंगे तो पीछे किशन चंद तनवानी का उनके फोटो लगा हुआ है उनके आईडी के ऊपर। तो ये हमारा गुस्सा था। दूसरे और बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे जिनका कोई लेना देना नहीं है। शेख अहमद बोल के हमारा एक वार्ड है, वहाँ पर हमारे पार्टी के बहुत सीनियर होंगे मुंशी पटेल, लेकिन वहाँ नहीं रहते साहब। वो ये जो वहाँ रहता है, जो वहाँ पे काम कर रहा है 12 साल से, उसका राइट था दूसरा ठिकाणी भी दिए। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हे सगळ्या तुम्ही गोष्टी सांगतायत, आता ठीक आहे, हे जरी तुम्हाला कम्युनिकेट केलं गेलं नसेल तर हैदराबादला तर किंवा ओवेसींना कम्युनिकेट केलं गेलं असेल, जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणातले व्हिडिओ इथून व्हायरल झाले ते ओवेसींपर्यंत सुद्धा पोहोचले असणार। हैदराबादमधून या सगळ्या वादावरती, या सगळ्या संघर्षावरती किंवा भांडणामध्ये काय हस्तक्षेप किंवा मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न झाला का? झालेला आहे, नक्की झालेला आहे। ते लोकांचा एक शिष्टमंडळ इथे आलेला आहे शहरात, आमचं बोलणं पण झालं, लेकिन हमने उनसे यही कहा कि भाई आप जो है तो हम पार्टी पक्ष के खिलाफ नहीं है, ओवैसी साहब के साथ में थे, है और रहेंगे, लेकिन ये जो इन्होंने यहाँ से गड़बड़ की है, पहले उसका आप जो है तो उनसे हिसाब किताब लीजिए कि आप हमारे से बैठिए कि ये नगर सेवक जो आज का सारी पार्टियाँ देख लीजिए आप, 99.5% किसी के टिकट उड़ाती नहीं साहब, मतलब उसमें 50-50 तो भी करती है। यहाँ 95% टिकट उड़ा दिए गए और खाली 5% जो है तो नगर सेवकों को दिए गए टिकट। तो हमने कहा उनसे कि ये कीजिए, जो कार्यकर्ता जो जिनको टिकट दिए वो वहाँ रहता भी नहीं है, किसी को यहाँ से उठा के कहीं और डाला गया, मतलब उसके अंदर इतने झोल झाल है, हमको उम्मीद नहीं थी। ये सब होने के बाद आपकी इम्तियाज जलील से कुछ बात हुई है क्या? जो भी सब वीडियो वायरल हुए, कार्यकर्ता की नाराजगी, आपका कुछ डिस्कशन हुआ है दोनों के अंदर? बिल्कुल भी नहीं हुआ और कोशिश भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी इम्तियाज जलील साहब से। उनकी ओर से कुछ कोशिश हुई? उनके तरफ से भी कोई अभी तक तो मेरे को मैसेज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैं डायरेक्ट असद अवैसी साहब से बात करूंगा। हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता है, भाई इम्तियाज़ और बाद में फैज़ान रजवी, ऐसे कई अनगिनत कार्यकर्ता हैं जो उसके लॉयल थे पार्टी के, जो सक्षम थे इलेक्शन लड़ने में, लेकिन उनको साइडलाइन करके ऐसे नए नए चेहरों को हम खुद देख के परेशान है। मेरे पास लिस्ट है
कि इतने नए चेहरों को जो है तो यहाँ पर लाया गया कहीं से, तो भी ये हमारे को बहुत गलत लगा मेरे को, इसलिए मैंने ये किया। अभी अवैसी साहब की एक टीम यहाँ आई है, वो मुझे बार बार कह रहे हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखो मैं अभी भी मेरे महल्ले के प्रचार में था, मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आप ये हिसाब किताब लीजिए और हमको बताइए कि भाई ये गलती किसकी है। आप कहेंगे कि भाई हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे, ये कर लेंगे, मेरे से नहीं माफ़ी मांगना है। इम्तियाज़ जलील साहब आपको मेरे से नहीं मांगना है, मैंने टिकट नहीं मांगा था, आपने मेरे को नहीं दिए, तो आपको मेरे से मांगने का कोई या किसी का हक़ नहीं है। मांगना है तो जनता से मांगो, जो जनता के उम्मीदों पे हम नहीं उतरे, क्योंकि आज अगर सच्चाई देखा जाए साहब तो हम कहीं ना कहीं जो है तो लॉस हो रहे हैं। मैं दुआ करूँगा और मुझे यकीन है कि ये बैरिस्टर अल्लाह ताला के बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मेहनत से ही हम लोग जो है तो औरंगाबाद में सीटें बढ़ा सकते हैं, वरना जो हमारे डिसीजन है हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष के, उसकी वजह से जो है तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ये लोगों की मेहनत कामयाब हो गई असद साहब अकबर साहब की, तो हो सकता है हम लोग यकीनन फिर से जो गेन कर सकते हैं। मुझे इस पर आपका भी टेक जानना है कि पिछले कुछ महीनों में या सालों में एमआईएम में जो लोग पार्टी छोड़ के गए, अभी बहुत सारे नाम है, सैयद मोइन, जावेद कुरैशी हो गए, अभी फिलहाल में फारूक शाब्दी का नाम है, तो नेता एमआईएम छोड़कर जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और बेसिक चीज़ में इसमें एक दिखती है कि जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इम्तियाज साहब पर टीका करे कि उनकी वजह से मुझे पार्टी छोड़ना पड़ा। हालांकि आप अभी भी पार्टी में हो, लेकिन उस दिन जो वीडियो आया था उसमें भी आप इम्तियाज साहब पर गुस्सा दिखा रहे हो। देखिए, जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि सही बात है कि यहाँ पर जो है तो डोंट एवर गिव अप वाली पॉलिसी चल रही, किसी को ऊपर आने नहीं देना है। आप जो है तो अगर मेरे मतलब बराबरी में आने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको अगर कोई ये चल रहा है कि आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो आपने वहीं रहना चाहिए। हमारे को ये बिल्कुल महसूस हो गया, और मुझे मालूम है कि अगर मैं एमआईएम में आगे भी रहा तो पता नहीं मेरा आगे क्या हाल होगा, लेकिन मैं फिर भी एमआईएम का हूँ साहब। मैं इसलिए आज उसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे जो है तो कहीं ना कहीं ऐसा क्लिक हो रहा है। एमआईएम नहीं छोड़ेंगे? मैं एमआईएम तो छोड़ रहा नहीं ना, मैंने पहले बोला मैं एमआईएम से हूँ, एमआईएम में था, एमआईएम में ही रहूँगा, लेकिन मुझे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जो इम्तियाज़ जलील साहब की पॉलिसी है, जैसा मैंने कहा कि देखिए हमने हमारी रिक्वेस्ट भेजे है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में कि देखिए शाब्दी साहब भी चले गए, फारूक शाह चले गए, गफ्फार कादरी साहब चले गए, आप बराए मेहरबानी इसके बारे में जो है तो बारीकी से सोचें, गौर करें कि क्या बात थी कि इतने अच्छे अच्छे चेहरे, इतने बड़े बड़े चेहरे जो हमारे पास से पार्टी से चले गए, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी की गलती है साहब। तो इसको जो है तो इनको बैठ के चर्चा करना पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सबको अपनी जो है तो एक हदें जो है तो मुकर्रर करके देना पड़ेगा कि आप इसके आगे नहीं आएंगे, आप इसके आगे नहीं आएंगे, आप इसके आगे नहीं है। वरना एक इंसान सारी चीज़ें कर लेगा और सारी चीज़ें अपने पास रखेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास मशवरे में खैर है बोलते हमारे लोगों के पास में। आप मशवरा करेंगे नहीं, आप खाली फैसले थोपेंगे, तो वो बिलकुल चलने वाली बात नाही। तुम्ही एमआयएम सोडणार नाही सांगतात, पण आम्ही तुमच्या ऑफिसच्या बाहेर पतंग चिन्हाला ते बॅनर लावलेलं बघितलं, ते झाकलं गेलं, काय याच्या मागे काय कारण आहे? नाराजी आहे की काय? नाराज़गी इम्तियाज़ जलील साहब से है, उनके पुत्र से है मुझे, क्योंकि जिस तरीके के औरंगाबाद के हमारे शहर के टिकट दिए गए, मैं आपको बताता हूँ, धुलिया के अंदर का मैं क्या कहेंगे ये था ऑब्जर्वर, मुझे वहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, अचानक मेरे पास से जिम्मेदारी हटाई गई। फारूक शाह तो नहीं है, लेकिन हमको वहाँ का धुलिया का इंचार्ज बना के भेजा गया था कि इलेक्शन में आप लोग, आपके अंडर में इलेक्शन होगा। और जिस वक्त एक दूसरी टीम ने एंट्री मारी, तो मैंने उसी टाइम इम्तियाज़ जलील साहब को कहा था कि देखो ये फला आदमी फारूक शाह के तरफ से आया, पार्टी को जो है तो ये डैमेज कर सकता है। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, धुलिया का काम छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। वो पुरानी टीम को हटा के एक नई टीम को वहाँ पे लाया गया, और आप देखिए वो फारूक शाह के आदमी ने फॉर्म भरने के बाद में कल विड्रॉल कर लिया साहब। एमआईएम का एक विकेट वहाँ पे भी गिर चुका है। वैसे ही औरंगाबाद में भी जो है तो अभी इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन हमारा एक सीट हमारा हाथ से चला गया। एक हमारे बड़े जिम्मेदार साहब थे पार्टी के अंदर, बड़े बहुत जोश से घूमते हैं, फिरते हैं, क्या क्या करते हैं नहीं पता, साहब के आजू बाजू रहते, हमारे साहब के आजू बाजू। वो इतने मतलब ज्ञानी है कि दूसरों को ज्ञान देते हैं, और उनका जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया साहब। तो अब हमने किसके पास जाना ये फरियाद लेके कि आज हमारे को औरंगाबाद में 2 झटके बैठ गए, धुलिया में 1 झटका बैठ गया। मतलब हम लोगों ने ग्राउंड पे उतर के हमारी सारी चीज़ें, एनर्जी लगा देना, हमने पूरी ताकत लगा देना, और इनके गलत फैसलों की वजह से हमारी पार्टी पीछे जाना, तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। काही एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांकडून सुद्धा असा आरोप झाला की एमआयएम मध्ये तिकीट वाटप हे पैसे देऊन झालेलं आहे,
आणि त्याच्यामध्ये काही 5 लाख काही 15 लाख असं सुद्धा घोषणा दिलं गेलं आहे. ह्याच्यामध्ये काय सत्यता आहे आणि ह्याच्यामध्ये तुमची बाजू काय आहे? देखिए, पार्टी फंड बोल के अगर कोई पार्टी लेती है तो वो ठीक बात है, लेकिन हमको ऐसा कहीं कहीं सुनने में आया, ऑथेंटिक हमारे पास भी नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि बड़े लेवल के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं साहब, ये स्वाभाविक है कि ऐसा सोच सकता है इंसान, हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जिनका पार्टी से लेना देना नहीं है, कभी पार्टी की विचारधारा से जुड़े नहीं, पार्टी में आए नहीं, कुछ नहीं किए, उनको किस बेसिस के ऊपर आपने लिया? अब इन्हों बोल रहे हैं कि हमने जो है तो सर्वे करवाया, सर्वे की बुनियाद के ऊपर उनको टिकट दिया, तो हमारे पास ऐसे कई मुद्दे बातें हैं जिन्होंने फॉर्म आपका इच्छुक का भरा नहीं, आपने उनका सर्वे करवाया नहीं और आपने उनको टिकट दे दिया वहाँ से, तो फिर ये सर्वे मैं समझता हूँ कि कौन सी ऐसी एजेंसी है, क्या आईबी ने बोल दी, क्या राव ने बोल दी, किसने बोल दिया आपको कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको लड़ा दो, तो हमको वो बताते भी दो कम से कम, कि हमने तो उनको देखा कि उन्होंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, उन्होंने जो तो इच्छुक का फॉर्म नहीं भरे, वो कभी पार्टी में नहीं आए, विचारधारा से नहीं जुड़े, ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया और जो लोग लगातार ईमानदारी से काम करें उनको नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जहन में तो हमारे कुछ आता है. 2 गोष्टी आता मला तुम्हाला विचारायच्या आहेत. एवढं सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला इम्तियाज जलीलांना शेवटचं काय सांगायचं आहे? त्यांना तुम्ही काय आवाहन करू शकाल? नहीं, मैंने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने यही कहा कि हो सके तो यहाँ की जनता उनसे तो बहुत नाराज़ है साहब, तो उनको जो है तो किसी और शहर के अंदर जो है तो प्रचार के लिए भेजा जाए, और इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले हो सके कोई अच्छा चेहरा है, फारूक शाब्दी को लेकर आए, सैयद मोइन को लेकर आए, और इनको इनके बराबरी की पोस्ट दी जाए, ताकि ये अकेले कोई जो तो फैसला ना कर सके, एक कमेटी रहे, कमेटी के अंदर चर्चा हो, और चर्चा के बाद ही वो सारे लोगों की सिग्नेचर के बाद असद साहब ने उसको जो तो फाइनलाइज करना, इन्होंने फाइनल कर दिया तो फाइनल नहीं होना, कम से कम 3 से 4 लोग होना जिन्होंने जो तो कोई भी मुद्दे के ऊपर अगर फैसला लिया तो वो चारों की सिग्नेचर होना, असद साहब के पास जाना और असद साहब ने ओके करने के बाद में वो फैसला होना, ना कि इन्होंने बिल्कुल ट्वीट कर दिया और वो उधर तो बिल्कुल निकल गया बाहर, ये बंद होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है. असं सुद्धा ऐकायला मिळालं की ते कदीर मौलानांच्या मुलाला इथे उमेदवारी देण्यात आली एमआयएम कडून, आणि काही वर्षांपूर्वी कदीर मौलाना आणि एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांमधला राडा संभाजीनगरमध्ये झालेला होता. हे कसं काय घडलं इथे? अरे साहब, मैं आपको वही बताना चाह रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन आपने नाम ले लिए. अब वो जो है 2019 के अंदर मेरा विधानसभा का जब इलेक्शन था, तो वो इलेक्शन के अंदर जो है तो ये झगड़ा हुआ था, और आज 6 साल से मेरे ऊपर जो है तो केस चल रहा है, आज भी वो केस ख़त्म नहीं हुआ. 307 लगाने की जो है तो मेरे ऊपर कोशिश की गई थी, और वो कभी उसके बाद में वो लोग कभी पार्टी के कोई स्टेज पे भी नहीं आए, ना इम्तियाज जलील साहब के आमदार और खासदार में भी नहीं आए, लेकिन उनको टिकट दिया गया. मेरा ऑब्जेक्शन वही था कि भाई उनको पार्टी में आप लीजिए, ठीक है, वो भी अच्छा बच्चा है मेरा, हमारे भी जो होगा वो होगा, पहले पार्टी में आप उनको प्रवेश करवाइए. आप जो है तो उनको बोलिए कि पार्टी की विचारधारा से 5 साल काम कीजिए. आप प्रवेश का उनका सवाल ही नहीं पता होता, पार्टी में आई नहीं हो, कभी भी नहीं आए, उसके पहले उधर का उधर टिकट चला गया उनका. हमारा यही बोलना है कि उनको अगर प्रवेश करवा के विचारधारा से जोड़ते, 5 साल काम करवाते, तो जो है तो अगले बारी को आप टिकट देते तो हम कुछ भी नहीं बोलते. या आप कोई 5-7 कमेटी बना के लेते कि भाई हम लोग जो है तो एक 10 नगर सेवक को देंगे चांस 25 में से, एक 25 डेडिकेटेड कारपोरेटर्स को जो है तो हम जो है तो वो देंगे और टिकट देंगे, 10 से 15 जो है तो हम बाहर से अच्छे मजबूत उम्मीदवार लेंगे, तो ये बात हमको भी समझ में आती. लेकिन पार्टी के कारपोरेटर जो है तो 95% आपने बाहर कर दिए. कार्यकर्ताओं के अंदर से भी कोई ऐसे सक्षम कार्यकर्ताओं को दिए नहीं आपने, बेचारे कुछ यहाँ रहते हैं उनको दूसरे वार्डों से लिया के डाले. साहब नाम ब नाम बोल सकता हूँ मैं, फिरोज़ अहमद खान हमारे यहाँ रहते हैं, उनको सिल्ली खाने से उधर मंगूरी बाग से लड़ा रहे. बेचारा एक सिराज सौदागर बोल के है, वो रहने को बाईजीपुरे में, उसको उधर 5-7 किलोमीटर दूर से लड़ा रहे. क्या है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता नहीं है क्या? वहाँ हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता है. अच्छा, आपको बाहर के मजबूत लेना था तो एक अशफाक सलामी साहब है, वो मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी से कई 30 साल से जुड़े हुए थे. पहली मर्तबा एमआईएम से टिकट मांगा था, आने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको भी टिकट कट करके यहाँ से कार्यकर्ता हमारे भेज के वहाँ लड़ाया गया. ये सारी बहुत सारी बातें जो असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने होगी और जवाब मांगा जाएगा. तुम्ही ते गोवंडीमध्ये सभा होती ओवेसीची, तुम्ही नाही गेलात? नहीं, हम लोग तो आज मैं यहाँ पे प्रचार में था ना साहब, मेरे वार्ड के अंदर जो है तो प्रचार था, आज मैं उनके प्रचार में था. सब अपनी अपनी जगह अपने प्रचार कर रहे हैं
और मैंने ये कहा था कि पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जैसा इमरान पटेल आज हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता है, आज उसको टिकट दिया गया, हम उससे खुश हैं, हम उससे खुश हैं। आज उसका प्रचार था तो मैंने उसके साथ प्रचार किया पार्टी का। अब बाद में जो है तो जो एकदम नए हैं, जो लेकर आए हुए हैं, तो उनसे पहले बात करेंगे, उनको कहाँ तक रखेंगे, आगे का हमारे को भी कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। ज्या लोकांच्या उमेदवाराला तुमचा विरोध आहे, तुम्ही त्यांचा प्रचार करणार आहात की नाही? नहीं, अभी तो जो पार्टी के पुराने लोग हैं, जो लॉयल है, जो पुराने लोग हैं, हम उनके लिए अभी प्रचार करेंगे और ओवैसी साहब के साथ में बात करने के बाद में फिर सोचेंगे उन लोगों के लिए प्रचार करना है या कैसा करना है, क्योंकि पार्टी के साथ तो हम हैं, बस पार्टी का आदेश जो है तो बैठ के बात करेंगे। हमारे जितने नाराज़ लोग हैं, मैं अकेला भी फैसला नहीं करूंगा ना, ओवैसी साहब से अकेले कोई बात करूंगा। जितने लोग उस दिन मूवमेंट में शामिल थे उन सबको लेकर आऊँगा, बताऊँगा कि ये लोग कब से पार्टी में काम कर रहे हैं और ऑप्शन में कौन था वहाँ पर, किसको दिया गया, तो ये सबका हिसाब आप किताब आप लीजिए बोल के। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से रशीद मामू को टिकट दिया गया है, गर्म पानी आई थिंक वही इलाका है। क्या अब आपको लगता है कि एमआईएम में इतनी बड़ी दरार गिरने के बाद या जो भी क्या बोलेंगे उसको कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद मुस्लिम वोट बटेगा कांग्रेस एनसीपी की ओर या फिर शिवसेना यूबीटी की ओर, आप इस चीज को कैसे देखते हो? ये उनके अंदर कोई ताकत नहीं थी, न ताकत है उनके अंदर, न कांग्रेस में, न यूबीटी के अंदर, न एनसीपी के अंदर। ये कहीं ना कहीं हमारी वजह से जो है तो हमने उनको ताकत दी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो? मेरे को कॉन्फिडेंट बोले तो असद साहब को और अकबर साहब को जो हम लोग तोहफे में सीटें देना चाहते थे, आज उनको मेहनत करके लेना पड़ेगा साहब। हम चाहते थे कि उनके तोहफे में उनकी पहली जो मेहनत थी, वो मेहनत के वजह से जो है तो हम उनको एक तश्तरी के अंदर रख के 30 से 35 सीटें दे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तो आज फिर से उन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और फिर हम लढेंगे और फिर जीतेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। इंटरेस्टिंग आहे. भाजपमध्ये राडे झालेले असले तरी सुद्धा नासिर सिद्दीकी एमआयएम मधल्या ज्या गोष्टी सांगतायत त्या सुद्धा दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाही आहेत. इम्तियाज जलील यांच्या एककल्ली कारभारावरती त्यांचा आक्षेप आहे आणि जरी ते छोट्या छोट्या गोष्टी सांगत असले की एकीकडच्या उमेदवारांना भलतीकडेच तिकीट देण्यात आली, पण अशा वेळेला सुद्धा आता असदुद्दीन ओवैसी यांनी संभाजीनगरमधल्या राड्याबद्दल हस्तक्षेप केलाय, मध्यस्थी केली आहे आणि एक शिष्टमंडळ हैदराबादवरून या सगळे राडे थांबवण्यासाठी आले. पण इंटरेस्टिंग गोष्ट या सगळ्यामधून काय निघते माहिती आहे का, की एमएमआर रिजनमध्ये मुस्लिम मतदार हा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाकडे किंवा महाविकास आघाडीकडे गेलेला होता. आता ज्या वेळेला एमआयएमचा गड असलेल्या संभाजीनगर शहरातून एमआयएम मध्ये जर संघर्ष सुरू असेल तर मग आधीच अँटी इन्कम्बन्सी झेलत असलेला एमआयएमचा पक्ष आणि त्यांचे मतदार हे दुसऱ्या पक्षाकडे शिफ्ट होणार का, यामधली ही बायलाईन किंवा आपण जेव्हा अंडरलाईनची स्टोरी आहे. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टींकडे आमचं लक्ष असणारच. ज्यावेळेला मतदान होईल आणि निकाल येईल त्यावेळेला संभाजीनगरच्या लढतीकडे किंवा निकालाकडे सुद्धा सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. कारण इथं फक्त एमआयएमची प्रतिष्ठापनाला नाही आहे, तर दोन्ही शिवसेना आणि भाजप सुद्धा आहे. इथे भाजपच्या दोन्ही नेत्यांना शिवीगाळ करण्यात आली, त्यांच्या गाड्या अडवण्यात आल्या, काय विरोध झाला, सगळे व्हिडिओ महाराष्ट्राने पाहिले. त्यामुळं 16 तारखेला मात्र आपण संभाजीनगरबद्दल बोलूयात. अर्थात महाराष्ट्राचं लक्ष मुंबईकडे असलं तरी सुद्धा मराठवाड्याची राजधानी आणि शिवसेना आणि एमआयएम या दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचं असलेलं शहर संभाजीनगरच्या निकालाकडे आपलं सगळ्यांचं लक्ष असेल. तुम्हाला या सगळ्या प्रकारांबद्दल काय वाटतं, तुमच्या कॉमेंट्स आम्हाला देत राहा. तुमची मतंसुद्धा कॉमेंट बॉक्समध्ये मांडा. कॅमेरामॅन इसरारसोबत मी आतिक, छत्रपती संभाजीनगर.